Hello student, welcome to my YouTube channel History with Ritika. Today we will discuss the third subpoint of the unit second, which is World War One. World War One, also known as the Great War, was a global conflict that lasted from 1914 to 1918. In the background of this war, many elements are responsible like international diplomacy, imperialist rivalry, armed race, militant nationalism, assassination of Prince Ferdinand of Austria in Sarajevo. वर्ल्ड की ऑल कंट्रीज ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस वॉर में पार्टिसिपेट किया। यूरोप, अफ्रीका एंड पैसिफिक में वॉर बैटल्स हुई। इसके मैसिव एक्सपेंशन एंड ऑल राउंड नेचर की वजह से इसे वर्ल्ड वॉर वन कहा गया। बिफोर टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ दिस वॉर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड डिप्लोमेटिक सिस्टम ऑफ यूरोप। आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन 1871, बिस्मार्क ने डिक्लेयर किया कि जर्मनी अब एक सेटिस्फाइड नेशन है और अब उसके मन में टेरिटोरियल एक्सपेंशन जैसी कोई डिज़ायर्स नहीं है। लेकिन ऐसा सिर्फ बिस्मार्क की तरफ से कहा ही गया था, बल्कि बिस्मार्क की डिज़ायर्स काफ़ी थी। बिस्मार्क एक डोमिनेंट यूरोपियन पावर बनना चाहता था और इसी थिंकिंग से इंस्पायर होकर जर्मनी की टेरिटरी अल्सेस लॉरेंस को कैप्चर कर फ्रांस को हर्ट किया। और ये स्टेप लेने के बाद अब जर्मनी को खुद ही ये फियर होने लगा कि कहीं फ्रांस यूरोप की अदर कंट्रीज के साथ फ्रेंडशिप करके जर्मनी के अगेंस्ट अपना रिवेंज ना लेने लगे। इसी रीजन से जर्मनी ने इंटरनेशनल लेवल पर फ्रांस को आइसोलेट रखने के लिए अपने डिप्लोमेटिक स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए। इसी पर्पस से इन्फ्लुएंस होकर जर्मनी ने 1879 में ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ ड्यूअल ट्रीटी, जो कि एक सीक्रेट ट्रीटी थी, साइन की। और यही ट्रीटी 1882 में इटली के ज्वाइन करने के साथ ट्रिपल अलायंस बन जाता है। रशिया के साथ भी रिलेशन को मेंटेन रखने के लिए बिस्मार्क ने एफर्ट्स किए, जिसमें 1871, 1881, 1887 में बिस्मार्क ने रशिया के साथ ट्रीटीज़ की और उसे अपने फेवर में रखा। इन सभी बिस्मार्क के एफर्ट्स का एक ही एम था कि वो फ्रांस को पूरी तरह आइसोलेट और फ्रेंडलेस रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि अदर कंट्रीज उसके साथ कोई अलायंस करे, और ये सब करने में बिस्मार्क सक्सेसफुल भी रहा। बट 1819 में बिस्मार्क के चांसलर की पोजीशन से हटने के बाद जर्मन एम्परर विलियम कैसर ने बिस्मार्क की लेगेसी को हैंडल करने के लिए वो कैपेबल नहीं रहे। एंड 1894 में फ्रांस ने रशिया से फ्रेंडशिप कर ली और 1907 में इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया तीनों ने मिलकर एक ट्रिपल एंटेटे को साइन कर दिया। और इसी के साथ ड्यूरिंग दिस टाइम यूरोपियन कंट्रीज में ट्रिमेंडस फैक्शनलिज्म स्टार्ट होता चला गया। अपने अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए सभी इंपीरियलिस्ट कंट्रीज ने फैक्शनलिज्म को शेल्टर करना स्टार्ट कर दिया, जिससे डिफरेंट कॉलोनीज के कंट्रीज के बीच आपस में सीक्रेट ट्रीटीज होना स्टार्ट हो गई। इस सिचुएशन ने पूरे यूरोप में एक सस्पिशियस एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया और यही सस्पिशियस एटमॉस्फेयर धीरे धीरे यूरोप को वर्ल्ड वॉर वन की तरफ पुश करता चला गया। Causes of the First World War. First of all, let us discuss long-term causes. First रहा the new international expansionist policy of Germany. In 1890 जर्मनी के न्यू एम्परर विलियम सेकेंड ने एक इंटरनेशनल पॉलिसी को स्टार्ट किया, जिसका एम जर्मनी को वर्ल्ड पावर में टर्न करना था, जिसकी वजह से जर्मनी को अदर कंट्रीज एक खतरे के रूप में देख रही थी, जिससे इंटरनेशनल सिचुएशन को डिस्टेबलाइज कर दिया। सेकेंड कॉज म्यूचुअल डिफेंस अलायंस माना जाता है। पूरे यूरोप की कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट्स किए और इन ट्रीटीज का मतलब ये था कि अगर किसी कंट्री पर अटैक होता है तो उसकी अलाइड कंट्री डिफेंड करेगी। इसका रिजल्ट हमें यूरोप में टू मेजर पावर ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट रहा ट्रिपल अलायंस 1882, जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली को एक साथ जोड़ता है। सेकंड रहा ट्रिपल एंटेंटे 1907, जो ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया को एक साथ जोड़ता है। थर्ड कॉज देखते हैं हम इंपीरियलिज्म। बिफोर वर्ल्ड वॉर वन रॉ मटेरियल्स के लिए अफ्रीकन एंड एशिया के सम पार्ट्स यूरोपियन कंट्रीज के बीच कंटेंशन पॉइंट्स बने हुए थे, जिससे कंपटीशन इतना इंटेंस होता चला गया कि ग्रेट एम्पायर्स की डिजायर्स ने कन्फ्रंटेशन को इतना इंक्रीज कर दिया कि इसने पूरे वर्ल्ड को वर्ल्ड वॉर वन की तरफ पुश कर दिया।
फोर्थ रीज़न हम देखते हैं मिलिट्रिज्म। जैसे ही वर्ल्ड 20th सेंचुरी में एंटर करता है, आर्म रेस स्टार्ट हो जाती है। 1914 तक जर्मनी में मिलिट्री बिल्डअप में एक्सपेंसिव ग्रोथ देखा गया। ग्रेट ब्रिटेन एंड जर्मनी दोनों ने अपने नेवीज को काफ़ी ग्रो किया। मिलिट्रिज्म में हुई इतनी इंक्रीजमेंट ने कंट्रीज को वॉर में पुश करने में काफ़ी हद तक हेल्प की। नेशनलिज्म। वॉर के ओरिजिन मेजर इशू बोस्निया एंड हर्जेगोविना में स्लाविक पीपल्स की डिज़ायर पर डिपेंड्स थे। ये लोग ऑस्ट्रिया हंगरी का पार्ट नहीं रहना चाहते थे, बल्कि सर्बिया को ज्वाइन करना चाहते थे और उसका पार्ट बनना चाहते थे। इन दिस वे नेशनलिज्म की फीलिंग्स भी वॉर का रीज़न रही। बाल्कन वॉर्स, जो कि 1912 टू 1913 में देखी गई। प्रीवियस वीडियो में हमने इसको डीपली डिस्क्राइब किया है, फिर भी हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझें। तो मैनी बाल्कन नेशंस लाइक सर्बिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस एंड मोंटेनेग्रो टर्की की कंट्रोल में थे। इन्होंने टर्की के अगेंस्ट बाल्कन वॉर में टर्की को हराया और इसके बाद इन बाल्कन कंट्रीज़ के बीच वॉर स्टार्ट हो गई, लाइक सर्बिया वर्सेस बुल्गारिया। अब टर्की एंड बुल्गारिया जैसे डिफीटेड कंट्रीज ने जर्मनी की हेल्प मांगी। So student, till now we have discussed the long-term causes for First World War, which were preparing the background for a long time for World War. Now we'll describe the short-term causes of World War I, and let us try to understand those causes who acted as a spark for this war. So first short-term cause हम देखें तो वो रहा the first Moroccan crisis. नॉर्थ अफ्रीका एंड मोरक्को में फ्रांस मेजर यूरोपियन पावर थे। हालांकि कैसर विलियम को जैसे ही एंटेंटे कोर्डियल के बारे में पता चला, वो ऑफेंड हो गया, क्योंकि इस एंटेंटे कोर्डियल में जर्मनी को मोरक्को से बाहर कर दिया गया, और सिर्फ बाहर ही नहीं किया गया बल्कि फ्रांस और बर्लिन दोनों ही पार्टनरशिप में आ गए। अब 1905 में जर्मन रूलर कैसर विलियम सेकंड ने मोरक्को के पोर्ट को विजिट किया और वहां अपनी स्पीच में मोरक्को इंडिपेंडेंस के लिए जर्मनी को सपोर्ट करने के लिए कहा वहां के पीपल्स को, और साथ ही मोरक्को पर फ्रेंच पोजीशन पर डिस्प्यूट किया। अब जर्मनी के ऐसे स्टेप्स से फ्रेंच फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसने कहा कि आप लोगों को हमारे अगेंस्ट कर रहे हैं। इस सिचुएशन में जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में वॉर होने ही वाली थी। इस वॉर को अवॉइड करने के लिए स्पेन के अल्जेसिरस में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें फ्रांस को ब्रिटेन, रशिया, इटली, स्पेन, यूएसए की साइड से सपोर्ट मिला और जर्मनी को वोट से भी बाहर कर दिया। सिर्फ ऑस्ट्रिया हंगरी ने ही जर्मनी को सपोर्ट किया। और यही नहीं, कॉन्फ्रेंस में मैसेज में फ्रांस पोजीशन को भी कंफर्म कर दिया। जर्मनी ह्यूमिलेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड होकर वापस अपने घर लौट गया। जर्मनी जो ह्यूमिलेशन को एक्सपीरियंस कर रहा था, उसके इस एक्सपीरियंस ने भी वॉर की वो पॉसिबिलिटीज़ को काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि जर्मनी अब फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। सेकंड हम देखते हैं बोस्निया हर्जेगोविना क्राइसिस। लेट 18th सेंचुरी में टर्की का ओटोमन एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे एम्पायर डिक्लाइन करने लगता है, वहाँ के रीजन अपनी इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने के लिए एफर्ट्स एंड मूवमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। और 1900 तक टर्की एम्पायर में पैन स्लेविज्म की फीलिंग ट्रबल में चेंज होने लगती है। टर्की एम्पायर्स का बोस्निया हर्जेगोविना वाला पार्ट 1878 में ऑस्ट्रिया हंगरी के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था, लेकिन उस पर पूरा कंट्रोल टर्किश सुल्तान का ही था। बोस्निया हर्जेगोविना के स्लेव पीपल्स अपने इंडिपेंडेंस के लिए एफर्ट्स करने स्टार्ट कर देते हैं, और उनका जो नेबर कंट्री थी सर्बिया, वो ऑलरेडी खुद को इंडिपेंडेंट कर चुका था। 1908 में चले यंग टर्क मूवमेंट ने टर्की को सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं किया, बल्कि इसके साथ साथ क्रिश्चियन सब्जेक्ट्स को मुस्लिम्स के इक्वल प्रिविलेज देने के लिए एक मॉडर्न पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन की भी डिमांड की गई। और ये मूवमेंट अब्दुल हामिद से पार्लियामेंट्री सिस्टम हासिल करने में सक्सेसफुल भी रहा। इस रेवोल्यूशन के दौरान टर्की में
डिसऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज उठाकर ऑस्ट्रिया ने 1908 में बोस्निया और हर्जेगोविना के टर्की पार्ट्स को एनेक्स कर लिया और इस स्टेप ने बोस्निया और हर्जेगोविना के इंडिपेंडेंस की जितनी भी डिज़ायर्स की होप्स थी उन सबको ख़त्म कर दिया। रशिया ने प्रोटेस्ट तो किया लेकिन वो फाइट बैक नहीं कर सके क्योंकि वो अभी 1905 में हुई जापान के साथ रशिया की वॉर में अपनी ह्यूमिलेटिंग डिफीट से खुद को रिकवर ही कर रहे थे और उनके सपोर्टर फ्रांस भी फाइट के लिए अभी रेडी नहीं थे और वहीं जर्मनी ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर रहा था। इसलिए अभी के लिए रूस चुप ही रहा, अभी के लिए रशिया खुद को चुप ही रखा। इस क्राइसिस के 2 अनफॉर्चुनेट इफ़ेक्ट्स देखे गए। इसने वियना में वॉर पार्टी को एनकरेज किया एंड सेकेंडली रशियन को नेक्स्ट टाइम फाइट करने के लिए मोर डिटरमाइंड कर दिया ताकि वो अपने स्लेव पीपल्स को सेव कर सके। सेकेंड रीज़न रहा द सेकेंड मोरक्कन क्राइसिस। 1911 में जब फ्रेंच आर्मी ने मोरक्को की कैपिटल फैस को ऑक्यूपाइड कर लिया और मोरक्को रिवोल्ट को रोकने की कोशिश की, तब जर्मनी ने फ्रांस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया क्योंकि जर्मनी नहीं चाहता था कि फ्रांस मोरक्को को कैप्चर कर ले। इसलिए जर्मनी ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पैंथर नाम की एक गन बोट और बर्लिन नाम की एक क्रूज़र मोरक्को के अगदिर बंदरगाह पर भेजकर अपना रिएक्शन प्रेजेंट किया। जर्मनी के इस स्टेप से फ्रांस नाराज़ हो गया और इन सब से ब्रिटिशर्स भी वरीड हो गए बिकॉज ब्रिटिशर्स का मानना था कि जर्मन ब्रिटिश नेवी बेस जिब्राल्टर के क्लोज अगदीर में एक नेवी बेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिससे ब्रिटिशर्स ने ये मान लिया कि जर्मन नेवी ब्रिटिश रॉयल नेवी को धमकी देने का इरादा बना रही है और आगे जाके वो हम पे हमला कर सकती है। इसी शक से ब्रिटेन ने जर्मनी को फाइट की धमकी दे दी और इस धमकी से बचने के लिए, ब्रिटिशर्स के इन खतरे से बचने के लिए जर्मनी एम्परर विलियम ने विड्रॉ कर दिया और मोरक्को पर फ्रेंच सुप्रीमेसी के लिए एग्री हो गया। और अब जर्मनी ने ये मान लिया कि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते कि जर्मनी यूरोप में अदर ग्रेट पावर को ज्वाइन करे या एक मेजर ग्रेट पावर बन सके। इस क्राइसिस से फ्रांस एंड ब्रिटेन के बीच फ्रेंडशिप और स्ट्रॉन्ग हो गई, जिससे ये एनालाइज किया गया कि ब्रिटेन फ्यूचर के किसी भी वॉर में फ्रांस के साथ फाइट करेगा। फोर्थ एंड लास्ट एंड इमीडिएट कोज जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए माना जाता है, जिसने एक स्पार्क का काम किया, वो रहा दी असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। स्लेव पीपल्स में ऑस्ट्रियन रूलर्स को इतना हेट करते थे कि 1914 तक उनकी ये थिंकिंग और पीक पर पहुंच गई और इसमें स्पार्क का काम किया जब 1908 का बोस्निया हर्जेगोविना क्राइसिस हुआ और इसमें इन दोनों प्रोविंसेस को ऑस्ट्रियन रूलर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये एक ब्रेकिंग पॉइंट रहा। सर्बिया जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट था, इसने अपने बोस्निया हर्जेगोविना टेररिस्ट को एनकरेज किया, जिन्हें सर्बिया के थ्रू ट्रेन किया गया था और वेपन्स दिए जाते थे। ये 1914 तक ये टेररिस्ट सेवरल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर चुके थे। ऐसे एटमॉस्फेयर के बावजूद भी ऑस्ट्रिया के आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ ने बोस्निया के कैपिटल सराजीवो को विजिट किया एंड 28 जून 1914 को गैब्रियल प्रिंसिप, जो एक 19 ईयर ओल्ड बॉय था और ऑस्ट्रियन का विरोधी था और अपने बोस्निया की इंडिपेंडेंस के लिए फुली डेडिकेटेड था, इसने आर्क ड्यूक और उनकी वाइफ का मर्डर कर दिया। मर्डर होने से बहुत पहले ही जर्मनी ने सर्बिया एंड ऑस्ट्रिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होने पर ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट करने का प्रॉमिस दे रखा था और ऑस्ट्रिया सर्बिया पर अटैक करने की अपॉर्चुनिटी का ही वेट कर रहा था,
क्योंकि उसका एम था सर्बिया को डिफीट करके उसे चुप करा देना, ताकि ऑस्ट्रिया बिना किसी डेंजर के बोस्निया हर्जेगोविना को फ्रीली कंट्रोल कर सके। और एसिसिनेशन ऑफ द आर्क ड्यूक से ऑस्ट्रिया के सामने अब वो अपॉर्चुनिटी आ गई। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। इसका रिजल्ट ये रहा कि रशिया भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि उसकी सर्बिया के साथ अलायंस थी। जर्मनी ने रशिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी बिकॉज जर्मनी की अलायंस ऑस्ट्रिया हंगरिया के साथ थी। ब्रिटेन जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी बिकॉज जर्मनी ने बेल्जियम पर इन्वेंशन कर दिया था। ब्रिटेन के पास बेल्जियम एंड फ्रांस को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्रीमेंट बने हुए थे पहले ही। अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ द वॉर। अफ्रीका एंड एशिया में सेवरल फ्रंट पर कॉन्फ्लिक्ट डेवलप्ड हुए। टू मेन सिनेरियोज या फ्रंट्स देखे गए जहां पर वॉर लड़ी गई। फर्स्ट रहा वेस्टर्न फ्रंट, जहां जर्मनी ने ब्रिटेन, फ्रांस और 1917 के बाद अमेरिकन्स का सामना किया। सेकेंड फ्रंट ईस्टर्न फ्रंट था, जहां रशिया ने जर्मनी एंड ऑस्ट्रो हंगरी के अगेंस्ट फाइट की। इन 1917 में टू इवेंट्स ने वॉर के कोर्स को ही चेंज कर दिया। यूनाइटेड स्टेट ने एलाइड को ज्वाइन कर लिया और रशियन रिवॉल्यूशन के बाद रशिया ने वॉर से विड्रॉ कर लिया और अपनी एक अलग पीस एग्रीमेंट साइन कर ली। फाइनली 1918 के स्प्रिंग में जर्मन ऑफेंसिव के बाद एलाइड के काउंटर ब्रेक ने जर्मन आर्मी को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। जर्मनी की अलायंस डिफीट हो गई, यानी कि जर्मनी के जितने भी सपोर्टर्स थे वो सब हार गए और जर्मनी में इंटरनली हुए रेवोल्यूशन ने विलियम सेकंड को डिथ्रोन कर दिया। इन सभी रीजन के चलते 11 नवंबर 1918 को वॉर ओवर हो गई। सो ये पूरी कहानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 की हमने पढ़ी। अब हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ थोड़ी सी नज़र डालते हैं। सो फर्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेटिंग सभी कंट्रीज़ को लॉट्स ऑफ मनी स्पेंड करनी पड़ी। जर्मनी एंड ब्रिटेन ने तो अपनी इकोनॉमी से प्रोड्यूस हुए मनी का अप्रोक्स 60% तक स्पेंड कर दिया वॉर में। कंट्रीज़ ने अपने एरियाज़ में टैक्सेस इंक्रीज कर दिए और अपने सिटीजन से मनी बोरो करनी पड़ी। ये सिचुएशन आ गई थी। वॉर के वेपन्स एंड अदर थिंग्स को बाय करने के लिए उन्होंने मनी भी प्रिंट की, जिससे वॉर के बाद इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जाए, वर्ल्ड वॉर 1 ने 4 मोनार्कीज का एंड कर दिया, जिसमें रशिया के जार निकोलस सेकंड, जर्मनी के कैसर विलियम, ऑस्ट्रिया के एम्परर चार्ल्स एंड ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान को अपना थ्रोन छोड़ना पड़ा। ओल्ड एम्पायर से न्यू कंट्रीज क्रिएट की गई। ऑस्ट्रिया हंगरी को कई इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। रशिया एंड जर्मनी ने पोलैंड को लैंड दी। मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ को ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस के कंट्रोल में रखा गया। ऑटोमन एम्पायर का जो पार्ट बचा हुआ था वो टर्की बना दिया गया। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस को तो वर्ल्ड वॉर ने सोसाइटी को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। बर्थ रेट में डिक्लाइन होने लगी बिकॉज मिलियन ऑफ यंग मैन डाइड। सिविलियंस ने अपनी लैंड्स खो दी और पीपल अदर कंट्रीज में माइग्रेट करने लगे। द रोल ऑफ वुमेन आल्सो चेंज बिकॉज वुमेन्स ने फैक्ट्रीज एंड ऑफिस में मैंस को रिप्लेस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वॉर के एंड होने के बाद मैनी कंट्रीज ने वुमेन्स को राइट दिए, जिसमें राइट टू वोट भी इंक्लूड रहा। अपर क्लासेस ने सोसाइटी में अपनी लीडिंग सिचुएशन खो दी और अब मिडल, लोअर क्लास और वुमेन वॉर के बाद अपनी कंट्री को डेवलप करने में अपनी डिमांड्स रखने लगी। यूएस, जिसने वॉर जीती, एक फर्स्ट वर्ल्ड पावर बन गया। ड्यूरिंग द वॉर एक्सट्रीम नेशनलिज्म एक्सपीरियंस किया गया एंड कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के फियर ने कुछ कंट्रीज़ के मिडिल क्लास पॉपुलेशन को एक्सट्रीम राइट्स की तरफ मूव कर दिया। इस सिचुएशन ने फासिस्ट मूवमेंट का एक केंद्र क्रिएट कर दिया। सो यहाँ हमारा यूनिट सेकंड का थर्ड सब पॉइंट कंप्लीट होता है और इस वीडियो के साथ
हमने यूनिट सेकंड कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट थर्ड को स्टार्ट करेंगे, उसके सब पॉइंट्स को स्टार्ट करेंगे। सो जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।